नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन चौधरी और आपने देखना शुरू कर दिया है एग्ज़ाम नगर। एग्ज़ाम नगर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आज करंट अफेयर्स 29 जनवरी की करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूं। आज हम करंट अफेयर्स की क्लास में देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर हैं 29 जनवरी 2021 के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को आज हम देखने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़ते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार प्रतियोगी छात्रों के लिए अभ्युदय नाम से निःशुल्क कोचिंग शुरू करेगी? इसके जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आसाम और इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने इस तरह की एक योजना चलाई है और इस योजना के माध्यम से वो बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड कराने की योजना जो है वो उन्होंने यहाँ की है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है वो इसका सही आंसर है। अब उत्तर प्रदेश में जो कोचिंग योजना शुरू हुई है इसका नाम है अभ्युदय कोचिंग संस्थान। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इसमें जब आप देखेंगे तो अभ्युदय निःशुल्क जो कोचिंग योजना है, इसको जब आप पढ़ेंगे डिस्क्राइब जो आंसर्स होते हैं उसके हिसाब से अगर आप इसे पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी छात्रों के लिए हर मंडल मुख्यालय पर अभ्युदय नाम से निःशुल्क कोचिंग शुरू करने जा रही है। जो कोचिंग सेंटर प्रतियोगी परीक्षाओं के जो होते हैं उसी तरह का कोचिंग सेंटर यहाँ सरकार खोलने जा रही है और इसकी जो घोषणा है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। और इस प्रकार की जो योजना इन्होंने चलाई है उसमें प्रत्येक जिले में कोचिंग सेंटर होगी और प्रत्येक जिले के छात्र उस कोचिंग सेंटर के अंदर भाग लेंगे। अगला है कि सरकार स्कूल कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करेगी। देखिए, सरकार कोचिंग सेंटर खोलने के लिए किसी प्रकार का नया कोई जो है निर्माण कार्य नहीं करेगी, नया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। सरकार जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, उन्हीं का प्रयोग करेगी और उन्हीं के अंदर जो पढ़ाने वाले विषय विशेषज्ञ हैं, अभी ये तय नहीं हुआ है कि नए लोगों की भर्ती होगी या नहीं होगी। बाकी सरकार ने ये तय कर दिया है कि सरकार विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगी और वही जो विषय विशेषज्ञ हैं वो आईआईटी, यूपीएससी, कैट, नीट, सीडीएस, एनडीए, टेट आदि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी इसके अंदर करवाई जाएगी और समय समय पर आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी अपने अनुभव इन कोचिंग सेंटरों के अंदर देंगे। अगला सवाल हमारे इस बीच में है, निम्न में से किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो सबसे पहला है इनटू द डार्कनेस, द साइलेंट फॉरेस्ट, पैरासाइट और स्पाइडरमैन। देखिए, जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है वो इनटू द डार्कनेस फिल्म को दिया गया है और इनटू द डार्कनेस फिल्म जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उस सेकेंड वर्ल्ड वार के ऊपर ये फिल्म आधारित है। ठीक है, तो अब इसके बारे में एक बार अपन देखते हैं, मेंस के हिसाब से देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि वाली डेनमार्क की फिल्म इनटू द डार्कनेस को सर्वोच्च गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में अभिनेता विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है फिल्म के साथ साथ कि सर्वोच्च गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया? इनटू द डार्कनेस को। ठीक है, तो पहला तो आपके ये ध्यान में होना चाहिए। दूसरा आपके ये ध्यान में होना चाहिए कि जो 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है उसमें अभिनेता विश्वजीत चटर्जी को एक पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तीसरा है कि इस फिल्म समारोह का आयोजन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और गोवा सरकार ने मिलकर के किया है। ठीक है, दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है और गोवा सरकार ने। तीसरा है कि निर्देशक एंडर्स रेफिन की फिल्म इनटू द डार्कनेस नाजी कब्जे वाली डेनमार्क के लोगों की भावनाओं से भरी मार्मिक कहानी है। तो ये ऐसे छोटे छोटे पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं ये, कि इसके अंदर कहाँ के लोगों की जो भावनाएं हैं वो दिखाई गई हैं, कहाँ के लोगों पर आधारित ये फिल्म है। तो डेनमार्क के लोगों पर आधारित ये फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड और 40 लाख की नगद धनराशि निर्देशक रेफिन और निर्माता लेने बोर्गलम को संयुक्त रूप से दी गई है। आपको ध्यान रखना है कि पीकॉक जो पुरस्कार है उसके अंदर 40 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है और अवार्ड दिया जाता है। हमने आपको दिखाया भी है, ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड इस तरह का ये अवार्ड होता है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगली बात है, अगला आपको यहाँ देखना है। तो अगला
जब आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए यहाँ से, हाँ अगला यहाँ से देखिए, मंदारिन भाषा की फिल्म द साइलेंट फॉरेस्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी पुरुष और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा सवाल है, आपको याद रखना है। फिल्म की भाषा क्या है? मंदारिन, और फिल्म का नाम क्या है? द साइलेंट फॉरेस्ट। ठीक है, इसको मिला है। ताइवान के अभिनेता जू चुआन लियू 17 साल के हैं, को सिल्वर पिकॉक फॉर बेस्ट एक्टर के पुरस्कार के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला है सिल्वर पिकॉक फॉर बेस्ट एक्टर, पोलैंड की जोफिया स्टेफियज को दिया गया है। इनको आप अपने नोटबुक में अलग से इन्हें रख लें, ये पीडीएफ मैं वहाँ अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम जो चैनल है अपना, उस टेलीग्राम चैनल पे इसे मैं अवेलेबल करवा दूंगा। अगला सवाल हमारे बीच में है, अभी हाल ही में पुनीत कुमार को उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च खेल सम्मान लक्ष्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुनीत कुमार का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ये तैराकी से संबंध रखते हैं, तैराक हैं, और ये उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार इन्हें दिया गया है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान लक्ष्मण अवार्ड, ठीक है, और ये इस बार दिया किसको गया है? पुनीत कुमार को। और ये संबंध किससे? इनका तैराकी से संबंध है। ये आपके सामने स्क्रीन पे है, और ये एक बार इनके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तैराक पुनीत कुमार को उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च खेल सम्मान से नवाजा गया। आपको बिल्कुल ये बात ध्यान है, ठीक है। इस पुरस्कार के अंदर 3,11,000 रुपए नगद दिए जाते हैं, और स्मारक चिन्ह दिया जाता है, और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प नहीं है। पहले तो विकल्प सुनिए, उसके बाद उसका आंसर देना है। देख, पहला, सुमन प्रोग्राम के तहत 100% मातृ मृत्यु दर की रिपोर्टिंग का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, प्रश्न में उसने ये कहा है कि सही विकल्प नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो पहले तो इस योजना को देखिए, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम, यानी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मातृत्व सुरक्षित रहेगी, इस बात का आश्वासन दिया जाएगा। तो सबसे पहला ही आंसर देखिए, सुमन प्रोग्राम के तहत 100% मातृ मृत्यु दर की रिपोर्टिंग का लक्ष्य रखा गया, पहला। दूसरा, सुमन कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 6 माह बाद तक और बीमार नवजात को निःशुल्क इलाज मिलेगा। देखिए, दूसरी बात है। तीसरी बात है कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम के तहत HbA1c प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान और प्रसव के बाद देखभाल, ANC, पोषण आदि पर फोकस होगा। तो देखिए, ये सारे ही जो इसमें बिंदु जो दिए गए हैं, 3 जो बिंदु दिए गए हैं, तीनों ही बिंदु जो है इस चीज की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। और तीनों को अगर हम मोस्टली देखें, एक कॉमन सेंस के अंदर भी अगर हम इन्हें देखें, तो ये जो तीनों ही बिंदु हैं, वो तीनों ही हमारी इनको पूरा करते हैं। जो मातृत्व जो है उसका जो आवश्यकताएं हैं उनको ये पूरा करने का काम करते हैं। तो तीनों को ही आपको देख लेना है। इसके बाद अगला यहाँ है, इसको एक बार अपन देखें। अगर आपसे सवाल पूछ ले, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम, और ये सवाल आपको देता है, या फिर आपको 50 शब्दों का प्रश्न दे देता है मेंस के हिसाब से, आपको कहता है कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम क्या है, इसके उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो आपको इसके बारे में बताना है। देखिए, एक तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि आपको उस किसी भी योजना को, अगर कोई योजना है तो उसकी योजना के नाम को एक बार आप तोड़ लीजिए। इसको देखिए, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम, ठीक है, मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम, इसको तोड़ना है। तो इसको जब तोड़ेंगे तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, मातृत्व यानी उसकी माँ को एक सुरक्षित रखने का हम आश्वासन दे रहे हैं, एक ऐसा कार्यक्रम है, इसे समझना है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने जच्चा बच्चा की होने वाली मौतों को रोकने के लिए एक नई पहल शुरू की है। तो पहली बात तो आपके दिमाग में यहीं से आ जानी चाहिए कि ये योजना किसकी है? केंद्र सरकार की। दूसरी बात देखिए, जयपुर सहित राजस्थान के 3 कैटेगरी के 250 संस्थानों में सुमन यानी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम। एक तो अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि सुमन कार्यक्रम निम्नलिखित में से क्या है, और उसमें अगर आपको ये ऑप्शन देते हैं इनका एब्रिविएशन से रिलेटेड है, तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम, एक तो ये आपको याद रखना है कि तहत सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क इलाज मिलेगा। पहली बात तो ये है, ठीक है। हमने कहा कि मातृत्व जो है यानी माँ जो है वो सुरक्षित हो, यानी जच्चा बच्चा सुरक्षित होना चाहिए। दूसरी बात, जयपुर सहित राजस्थान के 3 कैटेगरी के 250 संस्थानों में इस योजना का लाभ मिलेगा।
अगली बात है जयपुर के चयनित स्थलों में सांगानेर, गोविंदगढ़, विराटनगर, कोटपुतली, जमोरामगढ़, सापुरा, चाकसू, सांबर, बस्सी, ये जयपुर के इसमें शामिल किए गए हैं। सुमन कार्यक्रम अप्रैल में शुरू होने के बाद अस्पतालों में यह सुविधा मिलने लगेगी। अभी इस कार्यक्रम को शुरुआत जो है नहीं हुई है, यहाँ सुविधा नहीं मिलने लगी है। अभियान की मॉनिटरिंग और संचालन के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा। चिकित्सा विभाग की समिति होंगी, प्रशासनिक अधिकारी इसमें शामिल होंगे। अब लक्ष्य क्या है ये देखिए, सुमन प्रोग्राम के तहत 100% मात्र और मृत्यु दर की रिपोर्टिंग का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति की ओर से समुदाय में होने वाली पहली और सही मात्र मृत्यु की खबर देने पर उन्हें 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यानी इसके तहत एक तो सबसे पहले सरकार यह जानना चाहती है कि अगर जच्चा बच्चा में से अगर कोई भी डिलीवरी के समय किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सही सूचना जो है वो सरकार को मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली जो योजनाएं हैं उनके ऊपर सरकार इसमें काम कर सके। और अगर सही डेटा उन्हें उपलब्ध होगा तो ही डेटा एनालिसिस करके और बाद में उनसे संबंधित योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, अगली बात है कि सुमन कार्यक्रम के लाभ क्या होंगे ये देखना है। देखिए, चयनित अस्पतालों में आपात स्थिति के 1 घंटे के भीतर रेफर किया जा सकेगा, जिसमें लाभार्थी को घर से अस्पताल तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा शामिल होगी। और महिलाओं के मामले और सिजेरियन प्रसव पर इलाज इनका निःशुल्क किया जाएगा। इन बातों को आपको देखना है। अब फोकस कहाँ कर रही है सरकार, ये देखिए, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम के तहत HBAC प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान और प्रसव के बाद देखभाल, ANC, पोषण आदि पर फोकस होगा। यानी जब डिलीवरी होगी तो उसके बाद में जो माँ, जच्चा और बच्चा जो दोनों होंगे, प्रसव से पहले और प्रसव के बाद उनकी पूरी देखभाल की जाएगी, उनका टीकाकरण किया जाएगा और सभी प्रकार के पोषण संबंधी जानकारी उनको दी जाएंगी और उनका जो है उनकी देखभाल की जाएगी, उनका ख्याल रखा जाएगा और इसका सीधा लाभ गर्भवती महिला को मिलेगा। आपको इस बात को देखना है। चलिए हम अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए संयुक्त संचालन समिति की 19वीं बैठक ढाका में आयोजित हुई। दोनों देशों ने बिजली, व्यापार और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विस्तार चर्चा की। तीसरा है, समिति की बैठक वर्ष 2020 मार्च में नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। देखिए, इन दोनों इसके ऑप्शनों में यहाँ जो है आपको विरोधाभास की स्थिति मिल रही है। विरोधाभास की स्थिति कैसे है इस बात को देखिए। विरोधाभास की स्थिति यहाँ ये है कि ये कहता है कि इसकी ढाका में बैठक आयोजित हुई और ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या कहता है कि नई दिल्ली में बैठक हुई। तो पहले तो ये बात गलत हो गई। अब इसकी जो बैठक जो हुई थी वो ढाका में आयोजित हुई थी, तो इसलिए सबसे पहले तीसरा ऑप्शन तो यहीं कट गया। और पहले में लिखा है कि ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की बात हुई है, तो दूसरे बिंदु में भी यही लिखा है कि ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात है। इसलिए इसमें ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। इसलिए आपको बताना है कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ए होगा, जिसमें केवल 1 और 2 के बीच इनकी बात हुई है। ठीक है, अब आपसे अगर जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर पूछता है मेंस के हिसाब से कि भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों का उल्लेख कीजिए, ऐसा सवाल अगर 100 शब्द का आपको सवाल देता है तो आप इसे क्या बताएंगे उसे देखिए। एक बार 19वीं बैठक के ऊपर अपन फोकस डालते हैं। हम 19वीं बैठक का हवाला देंगे। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए संयुक्त संचालन समिति की 19वीं बैठक ढाका में आयोजित हुई, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात है कि बैठक में रामपाल स्थिति 1320 मेगावाट क्षमता वाली मैत्री सुपरताप बिजली परियोजना के ऊपर भी चर्चा हुई। तीसरा है, दोनों देशों ने बिजली, व्यापार और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह, संयुक्त संचालन समिति की भी व्यवस्था की है। दोनों देशों के बीच कई ये जो समिति है वो समिति बनाई है ताकि इसके अंदर और अच्छे से काम हो सके। समिति की बैठक वर्ष 2020 मार्च में राजस्थान के उदयपुर में हुई थी। आपको इस बात को ध्यान रखना है। ढाका में जो बैठक हुई थी उसमें भारतीय पक्ष का नेतृत्व विद्युत सचिव संजीव नंदन सहाय ने किया था। ठीक है, आपको इन बातों को ध्यान रखना है। तो राजस्थान के लिहाज से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो 2020 की जो बैठक हुई थी वो राजस्थान के उदयपुर में आयोजित हुई थी। ठीक है, इस बात को आपको देख लेना है। अब इसमें आपके लिए एक मोटिवेशन है कि जिस मार्ग में सबसे कम तकलीफ हो उस मार्ग को असफल लोग चुनते हैं, जिस मार्ग में सबसे ज़्यादा तकलीफ हो उस मार्ग को सफल लोग चुनते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे एग्जाम नगर और मैं आपके साथ नवीन चौधरी।